हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटोर AK सिंह और आज हम अपनी जो भारतीय संविधान का जो भाग 2 है वो देखेंगे। भाग 1 आपने चैनल पर देख लिया होगा, इससे पहले आपने देख लिया होगा। तो भाग 1 में हमने कहाँ तक देखा था? भाग 4 के मूल कर्तव्य यानी कि 51A मूल कर्तव्य तक देख लिया था। आज हम देखेंगे भाग 5 संघ में यहाँ से लेकर 100 अनुच्छेद तक देखेंगे, यानी कि शॉर्ट हम अनुच्छेद देख रहे हैं जिससे हमें सारे अनुच्छेद याद हो जाए, क्योंकि अनुच्छेद याद करना ही एक टेढ़ी खीर है। जिस तरह से कहते हैं कि टेढ़ी खीर, क्योंकि अनुच्छेद को कोई भी पूरे अच्छे तरह यानी 395 अनुच्छेद पूरे याद नहीं करता, और अनुच्छेद से पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन ना आए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमें अनुच्छेद महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद की सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है, यानी कि संविधान का पूरा चीज़ें महत्वपूर्ण है। कार्यपालिका, विधायिका, ये सब चीज़ें संविधान के अकॉर्डिंग है और संविधान में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। पहला देखते हैं हम क्या है, हमारा भाग है भाग 5। भाग 5 में क्या कह रहा है? भाग 5 है संघ के ऊपर। संघ में आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका में सबसे पहले हम जो प्रथम नागरिक है, यानी कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, वो है राष्ट्रपति। आपको पता होना चाहिए, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति है। इसलिए भारत के राष्ट्रपति की जो कार होती है उस पर कोई भी नंबर नहीं होता, क्योंकि वो भारत के प्रथम नागरिक की कार है और उसे कोई भी नंबर की जरूरत नहीं है। ठीक है। और जितने भी सारे सबमिट्स होती है या फिर किसी चीज़ के बिल होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा या फिर भारत के हस्ताक्षर पर ही चलते हैं, ना कि PM पर। ये चीज़ का ध्यान रखना। कोई भी जो सबमिट होगी या कोई भी देश हमारे देश से संपर्क करेगा उससे कार्य करेगा तो वो नाम राष्ट्रपति का रहेगा पर कार्य PM करते हैं, यानी कि PM की पावर ज़्यादा होती है और राष्ट्रपति की कम होती है, पर नाम जरूर राष्ट्रपति का। एज ए रबर स्टैम्प कहा भी जाता है कि राष्ट्रपति को रबर स्टैम्प कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो रबर स्टैम्प की तरह काम करता है। चलिए आप देखते हैं आज का अनुच्छेद देखते हैं। चलिए अनुच्छेद 52 क्या कहता है? 52 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में, अगर भारत के राष्ट्रपति के बारे में कोई पूछे तो भारत के राष्ट्रपति के अनुच्छेद है 52। संघ की कार्यपालिका की शक्ति 53 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन का सबसे ज़्यादा पावर पूछा जाता है, तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें। 54 बहुत बार पूछा गया, तो भारत की जो निर्वाचन की शक्ति है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो चीज़ें हैं वो 54 में दी है। 55 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी किस किस तरह से कार्य होंगे वो पूछा जाता है। ये जो 55 अनुच्छेद 55 वो 1 या 2 पेपर में पूछा गया, पर 54 जो अनुच्छेद है राष्ट्रपति के निर्वाचन, ये बहुत बार पूछा गया था, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आता है राष्ट्रपति की पद विधि, यानी पद विधि किस तरह होती है वो पूछा गया है। फिर आता है 57 पुनर्निर्वाचन के लिए कौन पात्र है, वो है। आपको पता होगा कि जो USA का जो राष्ट्रपति है वो सिर्फ 2 बार ही पुनर्निर्वाचन हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे देखते हैं 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने हेतु यानी कि वो उस चीज़ के लिए आयत है या नहीं है, उस चीज़ के बारे में क्या कहते हैं। 59 के अंदर राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त क्या शर्त है कि वो भारत का नागरिक हो, दिवाली पागल ना हो, इस तरह की चीज़ें शर्त हैं वो उस 59 में कही गई है, जो कि इम्पोर्टेंट कम है। हायर एजुकेशन में यानी हायर एग्जाम में इस तरह की शर्तें प्रत्येक के ऊपर क्वेश्चन है, निर्वाचन के ऊपर क्वेश्चन आता है, और उसके जो एक तरह से कौन सी चीज़ें महाभियोग के ऊपर, एक महाभियोग के ऊपर होता है, शपथ के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। तो आगे देखते हैं अनुच्छेद 60 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा कौन दिलाता है? आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का जो पद है उसकी जो शपथ समारोह होता है या शपथ, जब राष्ट्रपति शपथ लेता है तो उसकी जो शपथ होती है कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, ये आप ध्यान रखना। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको शपथ कौन दिलाता है? वो राष्ट्रपति दिलाता है, यानी कि अपोजिट इस तरह से चलता रहता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो अगला देखते हैं अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई गई
यानी कि राष्ट्रपति को शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में जो चीज़ें हैं वो 60 में क्या है, यानी कि 3 इंपॉर्टेंट हो गए, 54, 52 इंपॉर्टेंट है। 52 में भी क्या नाम पूछा जाता है कि 52 किसके ऊपर है, तो अनुच्छेद राष्ट्रपति के ऊपर जो अनुच्छेद है वो है 52, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 54, 59 है पद की शर्त है उसकी, और 60 में क्या है उसकी शपथ है। 61 में क्या कह रहा है, महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया में क्या इम्पोर्टेंट है ये भी ध्यान दीजिए। देखिए हमारे संसद में 2 चीज़ें, तो संसद में 2 चीज़ें तो वो है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में किसी में भी जब महाभियोग की प्रक्रिया है वो किसी में भी चलाई जा सकती है। ये नहीं कि धन विधेयक की तरह राज्यसभा में नहीं करा जाएगा या फिर लोकसभा में ही चलेगा, तो इस चीज़ का इसमें कोई भी रोल नहीं है। जिसमें भी चलाना चाहते हैं पहले उसमें चलाया जाता है और बहुमत से प्राप्त होना चाहिए ये। अब आता है अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति के पद में रिक्तता को भरने के लिए निर्वाचन करने से समय, यानी कि जो रिक्त पद है उसको भरने के लिए निर्वाचन के व्यक्ति को पद अधिकार, यानी कि एक तरह से पद अधिकार की बात कही गई। फिर आते हैं हमारे उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, उपराष्ट्रपति के बारे में 63 में कहा गया है उपराष्ट्रपति के बारे में, यानी कि अनुच्छेद 63 है उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के बारे में क्या है, अनुच्छेद 63। 64 क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति के राज्यसभा में पद के सभापति। देखिए एक व्यक्ति जो बिना चुने, यानी बिना चुने सभा मेंबर होता है, तो वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि टीजीटी बीजीटी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया उपराष्ट्रपति के ऊपर कि कौन व्यक्ति बिना सभा का अध्यक्ष हुए सभा का सदस्य होता है, तो वो होता है उपराष्ट्रपति। क्योंकि उपराष्ट्रपति एज ए स्पीकर होता है किसका, कौन से सदन का होता है, राज्यसभा का। राज्यसभा का स्पीकर होता है और वही कार्य को चलाता है। और अगर ये पूछा जाए कि जॉइंट सेशन, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का अगर एक साथ सेशन चलाया जाए, एक साथ बैठक की जाए, तो उसका सेशन, उसका जो स्पीकर होगा वो कौन होगा, वो होगा लोकसभा का अध्यक्ष। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत ही बारीकी सी चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो क्या अनुच्छेद 64 क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति के राज्यसभा के पद सभापति होना, यानी कि सभापति होने की बात कह गए। फिर आता है अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के पद के अकस्मात रिक्त के दौरान या उसके उपस्थिति या उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की कर्तव्य की बात कही है। देखिए इसमें 2 चीज़ इंक्लूडिंग है। पहला, अगर राष्ट्रपति का पद खाली है, यानी राष्ट्रपति जी कहीं गए हैं या फिर कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, तो उस केस में उपराष्ट्रपति उनके कार्यभार संभालेगा, पहली चीज़। फिर आता है अगर उपराष्ट्रपति को कुछ हो जाता है, मिस हैपनिंग हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उनका कार्य जो करेगा वो कौन करेगा, वो करेंगे राष्ट्रपति जी। यानी कि एक का कार्य अपोजिट, यानी कि एक का कार्य वो करेगा और वो दूसरे कार्य ये करेगा, तो इस तरह की बात है। फिर आता है अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद। निर्वाचन की बात के बारे में आपको पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति के ऊपर जो तीनों चारों ये जो कोट हैं, यानी फिर अनुच्छेद हैं, ये याद रख लेना। कई बार पूछा गया छोटे एग्जाम में, यानी कि जो जूनियर लेवल के एग्जाम है उसमें पूछा गया, टीजीटी में भी खासकर पूछा गया। उपराष्ट्रपति के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के ऊपर एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो उपराष्ट्रपति का पद विधि के बारे में 67 में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 68 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति के पद के रिक्तता को भरने के लिए निर्वाचन करने के समय और अकस्मात रिक्त भरने के लिए उसके पद, यानी कि जो उसका पद है उसको भरने के लिए बात कही गई है। अनुच्छेद 69 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा सबकी याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी जगह कहाँ प्रतिज्ञा। 69 में प्रतिज्ञा राष्ट्रपति की है, उपराष्ट्रपति की है। अनुच्छेद 70 क्या कह रहा है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों को निर्वहन, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में क्या है। 71 क्या कहता है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सशक्त विषय, यानी कि उसके बारे में बात कही गई। अनुच्छेद 72 कहता है,
क्षमता आदि और उसके मामलों में दंड दे, यानी एक तरह से जो बात कही राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, राष्ट्रपति की शक्ति एक तरह से इस तरह की है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी की फांसी तक रोक सकता है। वो बात जो कही गई है वो यहाँ पे है। अनुच्छेद 73 कहता है संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। संघ की जो कार्यपालिका है उसका जो विस्तार है वो यहीं से होता है, यानी राष्ट्रपति ही करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के ऊपर 2 अनुच्छेद हैं, यानी कि 74 और 75 कई बार पूछा गया, इसलिए याद रखना। राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद बात कही गई है, तो वो कहाँ गई है 74 में। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, तो वो है 75 में, यानी कि इसमें। तो अब देखते हैं अगला क्या है, भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी के बारे में है। भारत का महान्यायवादी के बारे में क्या है 76। भारत का महान्यायवादी है 76 में, यानी कि एक तरह से भारत का, पूरे भारत का वकील या फिर संसद का वकील मान लीजिए, ठीक है। 77 क्या कह रहा है, भारतीय सरकार के कार्यों का संचालन महान्यायवादी करता है। 78 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि संबंधित प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात करती है, महान्यायवादी की बात करता है। चलिए आगे चलते हैं। अध्याय 2 संसद के बारे में। अब संसद के बारे में बात है। 79 क्या कह रहा है, 79 कह रहा है संसद का गठन, यानी कि संसद का गठन जो है वो है किस में है, 79 में। क्या है संसद के बारे में जो गठन है, संसद का गठन। फिर आता है 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि पहले लोकसभा आएगा फिर राज्यसभा आएगा, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। 80 में राज्यसभा है और फिर 81 में लोकसभा है, इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत ही चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि पूरा अनुच्छेद को याद, यानी पूरे संविधान को याद करना कठिन बात है। चलिए 82 में क्या कहता है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, यानी कि एक तरह से देखिए, आज मान लीजिए आज के समय में 2.2 करोड़ जनसंख्या मान के चले हम, सीधे इससे ज़्यादा है वैसे भी। अगर अगली जनसंख्या जो अभी होनी थी 2000 कब होनी थी, 21 में होनी थी, पहले 11 में हुई, 21 में होनी थी, कोरोना के चक्कर में नहीं हुई, 22 चल रहा है, 22 में नहीं हुई, अब 23 में होने की संभावना है, यानी कि 23 में होने की संभावना है। तो जब जनगणना होगी उसमें जो ये 2.4 करोड़, यानी कि अगर इस बार की जनसंख्या चीन को भी पीछे छोड़ दिया तो फिर उसके हिसाब से फिर उस प्रत्येक जनसंख्या के पश्चात समायोजन भी तो होगा, उसी के हिसाब से सीट बटेंगी, उसी के हिसाब से सब कुछ बट्टा चल जाएगा। तो वो बात यहाँ पे कही है। फिर आता है अनुच्छेद 83, संसद के सदनों में अवधि, यानी संसद के सदनों की अवधि कितनी है आपको पता होगा। संसद के सदनों में जो अवधि है वो 6 महीने की है और सत्र कितने होते हैं, 3 सत्र होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। 84 संसद की सदस्यता के लिए, यानी कि उसकी योग्यता, संसद के सत्र, सत्रावास और विघटन की बात कही है, यानी कि किस में कही गई है 85 में। ये कई बार पूछा गया टीजीटी में, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। कौन कौन से पूछा गया, ये पूछा गया, ये पूछा गया, ये पूछा गया, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर आता है अनुच्छेद 86, संसद के अभिभाषण और उसके संदेश को भेजने वाली बात, किसको भेजना है, प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री को भेजने वाली बात कही है। 87 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 87 कहा गया है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, जो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसके बारे में कहा गया है 87 में। 88 में क्या गया है, संसद के मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार। आप देखते होंगे कि जैसे किसी भी सिविल सर्वेंट के अधिकार होते हैं, ऐसे ही संसद के मेंबरों के अधिकार होते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्या अधिकार है, तो इन सब के अधिकारों के बारे में कहा गया है 88 में। फिर आता है संसद के अधिकार, यानी संसद के क्या क्या अधिकार है। 89 में पहले वही राज्यसभा, राज्यसभा का सभापति कौन होगा और उपसभापति कौन होगा। 90 में क्या कहा गया, उपसभापति का पद रिक्त होने पर या पद त्याग करने पर या उसको पद से हटाए जाने पर उसका
क्या क्या प्रक्रिया है वो बात कही है। देखिए सीधे सीधे बात है, लोकसभा में लोकसभा का मेन मेंबर यानी कि लोकसभा का स्पीकर और उस उपसभापति होगा। फिर ऐसी राज्यसभा में स्पीकर और उप स्पीकर यानी कि उप सभापति, और राज्यसभा का जो स्पीकर होगा वो कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद 91, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने का की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति के बारे में कौन कह रहा है, अनुच्छेद 91। 92 क्या कह रहा है, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कार्य संकलन या विचारधारा उसके पीठसीन अधिकारी यानी। अब आते हैं अनुच्छेद 93, लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, यहाँ पढ़ा 89 में राज्यसभा के बारे में। अब आते हैं फिर 83 में कब आया, 83 में आया लोकसभा के बारे में। चलिए 94 पढ़ते हैं। 94 क्या कह रहा है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने पर पद त्याग और उसके पद से हटाए जाने की, यानी कि सीधे सीधे पहले राज्यसभा की बात आई, फिर लोकसभा के जितने भी सारे हैं। आप देखिए, आपने अगर 89, 90, 91, 92 तक याद कर लिए तो फिर वही रिपीट कर लीजिए 93, 94, 95, 96, ठीक है, वही सब बातें कही गई हैं। चलिए वैसे मैं एक बार बता देता हूँ। 95 के इसके लिए अध्यक्ष के पद के कर्तव्य के पालन करने के उसके अन्य व्यक्ति की शक्ति के बारे में कहा गया है। 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने की संकल्पना या विचारधारा आए तो उसके कार्य क्या है। फिर आता है 97 क्या कह रहा है, 97 कह रहा है सभापति या उपसभापति तथा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का वेतन। अब मुझे कोई अभी तक जो हमने पढ़ा है, कोई मुझे एक चीज़ बता दे, 97 जो है उसमें सभापति क्या, कौन सी चीज़ के बारे में, किसके बारे में कहा गया, उप सभापति किसके बारे में कहा गया, अध्यक्ष किसके बारे में कहा गया और उपाध्यक्ष किसके बारे में, कौन सा लोकसभा का है, कौन सा राज्यसभा का, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कोई मुझे बता दे, जिससे आपको पता चले कि आप तैयारी भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर आता है 98 संसद के सचिव की बात, यानी 98 क्या कह रहा है, संसद के सचिव की बात कह रहा है। 99 क्या कह रहा है, सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, जो सदस्यों की शपथ है और प्रक्रिया है उसके बारे में कहा गया है। तो शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में कहा गया है। आगे देखते हैं 100 अनुच्छेद 100 क्या कह रहा है, सदनों के मतदान और रिक्त के होने की, यानी संसद के जो मतदान की प्रक्रिया है उसके बारे में और उसकी शक्ति के गण पूर्ति के बारे में, यानी उनकी गण सूत्र, जिसमें आपने पॉलिटिक्स में पढ़ा हुआ है, गण सूत्र की बात कही गई यानी गण पूर्ति की बात कही गई, वो 100वें अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 101 क्या कह रहा है, स्थान का रिक्त होना, अगर किसी का स्थान रिक्त है तो उसके बारे में क्या प्रक्रिया है वो बात करिए। अनुच्छेद 102 क्या कह रहा है, सदस्यों के लिए निर्यात, यानी कि उसके बारे में कहें। अनुच्छेद 103 क्या कह रहा है, सदस्यों की अनुच्छेद क्या 103 क्या कह रहा है, सदस्यों के निर्हातियों के संबंध में प्रश्नों के विचार, यानी उसकी जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 104 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने वाले प्रतिज्ञा करने से पहले उसके बारे में बैठक और मत देने की शक्ति संसद के उसके सदस्यों की शक्तियों के विशेषाधिकार की उन्मुक्त होनी चाहिए, यानी कि उसका जो 91 ये वाला जो अनुच्छेद है उसका ही रिकॉल एक तरह से अनुच्छेद 104 में करा गया। अनुच्छेद 105 क्या गया, संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों की सीमाओं की शक्ति और विशेषाधिकार के बारे में, यानी कि जितने भी व्यक्ति हैं जो गवर्नमेंट में हैं उनके सारे अधिकार होंगे, उनकी चीज़ें होंगी। आप टीचर है, एज ए टीचर है, आपके भी कोई अधिकार होंगे किसके प्रति, एजुकेशन के प्रति या फिर गवर्नमेंट के प्रति। तो इस तरह से सभी के अधिकार होते हैं, मंत्रियों के भी होते हैं, एक पुलिसमैन के भी होते हैं, एक डीएम के भी होते हैं, सबके अधिकार होते हैं अगर वो एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो। अनुच्छेद
106 कहता है सदस्यों के वेतन और भत्ते के बारे में कहा गया। ये क्वेश्चन पूछा गया 106 वाला, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो आज जो हमारा संविधान का भाग 2 था वो यहीं समाप्त होगा। इसके बाद के जो अनुच्छेद हैं 50 अनुच्छेद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि वीडियो अभी आपको लग रहा है कि इस तरह से मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि अगर आपको वही वीडियो चाहिए जो कॉपी पेस्ट वाली है, तो आपको लगातार वीडियो एक दिन में 4 भी मिल सकती है। और वो एक दिन में 4 वाली वीडियो भी मैं दे सकता हूँ, पर उस तरह का टाइम आपका होना चाहिए। धीरे धीरे पढ़ोगे तो सारी चीज़ मिल जाएंगी, एक साथ ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको कम चीज़ें मिलेंगी, याद नहीं होगा। इसलिए आपको धीरे धीरे चीज़ों को समझाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।